बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो में अपन बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के आगे। यहाँ पर अपन बात करेंगे जो बेटा आज की जो क्लास रहे, यहाँ लगी वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे इनमें से क्वेश्चन, लेकिन आगे की क्लास समझने के लिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, तो आपको इसलिए पूरा बताना पड़ेगा। हालांकि ये सब नोट इन सिलेबस, जहाँ पर में NIS लिखा रहेगा वो मतलब वो नोट इन सिलेबस में है, मतलब सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन इसको पढ़ना क्या ज़रूरी है, क्योंकि इसको बिना पढ़े अपन आगे इसको नहीं समझ सकते पार्ट को। तो विद्युत रसायन के बारे में बात करेंगे अपन। वो तो भाई विद्युत परिभाषा क्या होती है, मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोड बता दे, सब बता दे, विद्युत रसायन लेते हैं भाई ना। तो विद्युत रसायन क्या होता है, तो विज्ञान की वह शाखा या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत का उत्पादन, रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत का उत्पादन और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया होने का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं विद्युत रसायन। मतलब यहाँ पर दोनों में, एक में तो रासायनिक अभिक्रिया से किसका उत्पादन, विद्युत का उत्पादन होना चाहिए, विद्युत रसायन, ये सब यहाँ दे रखा है। या तो रसायन से विद्युत ऊर्जा का विद्युत का उत्पादन होना चाहिए, या विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं विद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री का होता है केमिकल रिएक्शन। विद्युत और रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे यहाँ पर अपन, मतलब जिस शाखा के अंदर रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत का उत्पादन और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, का होने का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर अपन इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे या विद्युत की बात करेंगे, इसके अलावा केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे। तो विद्युत रसायन उसे कहा जाता है कि जिस शाखा के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत का उत्पादन और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। परिभाषा ही एग्जाम में नहीं आएगी, टेंशन समझ लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का अर्थ है यहाँ पर। अब बेटा जो शब्द देखा है वो चालक। भाई चालक क्या होते हैं, जो पदार्थ विद्युत धारा का चालन करते हैं या जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे बोलते हैं चालक। वे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ये परिभाषा लिख रखी है कि वे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी का चालन होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है या बहती है या फ्लो होती है, उसे बोलते हैं चालक। मतलब वे से पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या फ्लो होती है या बहती है उन्हें बोलते हैं चालक। तो चालक यहाँ पर आपके चालक भी आना कि आपकी सिलेबस नहीं, पर ये समझना पड़ेगा आपको। आपकी आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इस क्लास को समझे बिना आगे की क्लास समझ नहीं पाओगे। तो आपको ये क्लास पूरी तरह से ढंग से समझनी है और एक एक चीज़ समझनी देखनी है आपको, है ना, तभी आपको आगे का समझ में आ पाएगा। हालांकि ये पेपर में नहीं आएगा क्योंकि ये आपके हट चुका है एग्जाम के लिए। तो आपकी टॉपिक में से दात्विक चालक, विद्युत अपघटनी चालक सब हटा दिए गए हैं, लेकिन बेटा इस टॉपिक बिना आप आगे का समझ नहीं पाओगे, तो ये आपको समझना जरूरी है। तो चालक की परिभाषा समझ गया आप कि जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे बोलते हैं चालक। अब यहाँ पर चालक दो प्रकार के होते हैं। पहले चालक का नाम है धात्विक चालक, जिसे इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। मतलब धात्विक चालक में जो चालन करती है विद्युत धारा का वो इलेक्ट्रॉन करते हैं। और विद्युत अपघटनी चालक को आयनिक चालक भी कहते हैं, क्योंकि विद्युत अपघटनी चालक में जो विद्युत धारा का चालन करते हैं वो आयन करते हैं। धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जब विद्युत अपघटनी चालक में आयन के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। किस द्वारा उत्पन्न होती है, आयन के द्वारा, इसलिए इसे आयनिक चालक भी कहते हैं। तो धात्विक चालक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक, क्योंकि धात्विक चालक के अंतर्गत या धातुओं के अंतर्गत या धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत का चालन किया जाता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में आयनों के द्वारा विद्युत का चालन किया जाता है, इसलिए इसे आयनिक चालक कहते हैं। आयन यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो सभी आयनिक यौगिक जैसे NaCl मान लो या KCl मान लो, ये सब आयनिक यौगिक है। तो इनमें विद्युत धारा का चालन किया जाएगा किसके द्वारा, बताओ,
आयन्स के द्वारा होता है विद्युत धारा चालन। किसके द्वारा होता है? आयन के द्वारा, क्योंकि आयनिक यौगिक के आयन यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन को बोलते हैं केटायन और ऋण आयन को बोलते हैं एनायन। तो यहाँ पर जो आयन दो प्रकार के होते हैं, तो चालक समझ में आ गया आपको, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित उसे चालक कहते हैं। चालक दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक कहा जाता है क्योंकि इनमें धारा का चलन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। विद्युत अपघटनीय चालक को आयनिक चालक कहा जाता है क्योंकि इसमें धारा का चलन आयनों के द्वारा होता है। सभी धातु यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चालक का एग्जाम्पल रहेगी और यहाँ पर सभी आयनिक, क्योंकि यहाँ पर विद्युत अपघटनीय चालक का एग्जाम्पल रहेगा। अब यहाँ पर जो ये गलत परिभाषा ये भी सिलेबस में नहीं, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर है, जिसे बोलते हैं धात्विक चालक। तो बेटा धात्विक चालक भी आपको पता है, धात्विक चालक धातुओं में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। धातुओं में किसकी प्रवृत्ति होती है? इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। और धात्विक चालकों में बेटा यहाँ पर जो मेन, यहाँ पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता धात्विक चालकों में। देखो इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन अभिक्रिया नहीं होती है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनिक गति से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हालांकि इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गति करेंगे, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गति करेंगे। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, अभी आगे बताया जाएगा पूरा आपको ना। बेटा विद्युत धारा, जो धारा होती है, धारा की दिशा, विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनिक गति की विपरीत होती है। ये तो बात पक्का करेंगे। जहाँ पर धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनिक गति की विपरीत बहती है, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत धारा की, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गति ऐसी है इलेक्ट्रॉनिक बहने की, प्रवाह की, तो यहाँ पर धारा की गति ऐसी होगी धारा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक गति, तो ये आई मतलब धारा की गति, करंट की गति होगी धारा, ठीक है ना। तो बेटा धात्विक चालकों में धारा किसके द्वारा प्रवाहित, मतलब यहाँ पर प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉनिक गति से प्रवाहित होती है ना। विद्युत धारा के प्रवाह की गति इलेक्ट्रॉनिक गति की विपरीत होती है। बेटा इलेक्ट्रॉन जब बहते हैं तो उसके प्रवाह में आयन रुकावट उत्पन्न करते हैं। आयन मतलब वो धन आयन रुकावट उत्पन्न करते हैं। इस रुकावट को बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा बेटा, प्रतिरोध, विभवांतर, विभव, ये सब चीज़ें फिजिक्स की है। ओम का नियम सब आपने पढ़ रखा है ना। तो वो फिजिक्स की बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। जो इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन के बहने में बीच में जो अवरोध आते हैं ना, अवरोध, आयन रुकावट उत्पन्न करते हैं, उन्हें बोलते हैं यहाँ पर रेसिस्टेंस, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोध, जिसे आर से लिखते हैं ना, इसे आर से लिखते हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में जो धातु आयन रुकावट उत्पन्न करते से बोलते हैं प्रतिरोध कहते हैं। अब बेटा भाई चित्र में समझाता हूँ पूरा ये क्या है मामला है इसमें। देखो ये समझना पूरा ढंग से आप, है ना। ये जो चित्र बना हुआ है आपकी, मैं पहले आपको समझा कि धातुओं में कौन सा गुण होता है। मेरी बात को ध्यान सुनना, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस समझना है। धातु में गुण होता है इलेक्ट्रॉन देने का। धातु परमाणु के जो बाह्यतम कोश होता है, बाह्यतम, जैसे धातु परमाणु है, ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश में बस्ती इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है, ये तो पक्का है, क्योंकि सबसे कम आकर्षण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पे होता है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं नाभिक से। जैसे मान लो ये आंतरिक कोश है, ये बाह्यतम कोश है, तो धातु परमाणु में जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से दूर होते हैं, तो नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कमजोर होता है। ये तो बात सही है। तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं बेटा? इसे बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो नाभिक के ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इन्हें बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल दुर्बल हो जाता है। दुर्बल मतलब जानते हो, कमजोर होता है। इनमें आकर्षण इतना नहीं होता, कमजोर होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल आकर्षण होता है, दुर्बल मतलब कमजोर आकर्षण होता है। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाह्यता के साथ अलग हो जाते हैं, क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने गुण होता है। बेटा सभी धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के और नाभिक के बीच में दूरी ज़्यादा होने के कारण ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा से अलग हो जाते हैं। और जब किसी परमाणु की बाह्यता के साथ इलेक्ट्रॉन अलग होता है तो उस परमाणु पर कौन सा आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। सभी धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और धातु परमाणु धन आयन बदल जाते हैं। बेटा ये तो बात क्या आपको याद रखना है कि धातु में कौन सा गुण पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन देने का गुण पाया जाता है। और धातु इलेक्ट्रॉन दे के कौन सा आयन बनाती है? धन आयन बनाती है, धन आवेश बनाती है। तो आपको पता है इसे कि धातु परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागती है या धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग होता है, या तो धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागती है
या धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग होता है। अलग होने का कारण क्यों? क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इस कारण वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, कम एनर्जी देने पर भी निकल सकता है ना, कमरे के तापमान में भी निकल सकता है, या जो भी कारण रहे। लेकिन धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, क्योंकि धातु ये अपनी स्थायी विन्यास प्राप्त करनी। जैसे मान लो सोडियम है, मैं आपके सामने बताऊँ, सोडियम की बात करूँ, सोडियम विन्यास है 2 8 1। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, यहाँ पर इसका स्थायी विन्यास होता है, इसलिए सोडियम Na+ बनाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने का अर्थ क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कमी होना, तो धनावेश उत्पन्न होता है, सही परमाणु धन आयन में बदल जाता है। बेटा देखो, जो यहाँ पर जैसे ये चित्र से बन रहा है बिल्कुल इसमें ना, ये देखो, ये कोई यहाँ पर धातु परमाणु है, मान लो है ना, ये धातु परमाणु है, ये धातु परमाणु है। इसमें क्या है, धातु परमाणु में बहुत सारे यहाँ पर, ये पूरा धातु का टुकड़ा है, इससे बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है ना, इलेक्ट्रॉन वगैरह है। जब कोई धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मान लो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो धनावेश बनाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकल, मान लो इलेक्ट्रॉन त्यागे इसने परमाणु, ये इलेक्ट्रॉन है, तो धनावेश बन गया। यहाँ पर धनावेश से इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर है ना। जैसे मान लो ये कोई धातु है, जैसे मान लो समझाने के बता रहा हूँ, ये इसका नाभिक है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने, ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ये नाभिक किसी के इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, धनायन बना लेना, धनायन। इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब धनायन बनाना है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब धनायन का बनना। और जब बेटा हम इस धातु को है ना, जब इस धातु के टुकड़े को, जैसे मान लो कोई धातु का टुकड़ा है, देखो यहाँ पर जो ये धन आयन बन रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण बन रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इन्हें बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा का चालन करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा का चालन करते हैं। धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धारा का चालन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, ये धन आयन बन रहे हैं ना, ध्यान रखना बेटा। आप क्या करेंगे, इस धातु के टुकड़े को हम क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये धातु के टुकड़े मैंने बैटरी से जोड़ा, ये बैटरी का धन टर्मिनल है, बैटरी का ऋण टर्मिनल है ना। तो जो इस टुकड़े का वो सिरा, किस टुकड़े का, धातु के टुकड़े का वो सिरा जो बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ता है, वो तो धनावेशित हो जाता है। और जो सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल जुड़ता है उसे ऋणावेशित हो जाता है ना। ये चीज़ समझो आप। देखो यहाँ इससे तो कर रखा है ना, जो सिरा इस धातु के टुकड़े का जो सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ रहा है उसे तो बोलेंगे धनावेशित सिरा। और जो धनावेशित मतलब वो धनावेशित हो जाता है। और जो सिरा धातु के टुकड़े का जो सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ रहा है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो बेटा जब ये धातु का टुकड़ा था, इस धातु के टुकड़े से जब इलेक्ट्रॉन, अगर इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे मान लो, तो यहाँ पर ये धनावेशित हो गए, ये धनावेशित हो गए इलेक्ट्रॉन से, बेटा धनावेशित हो गए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दे इसने ना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा देखो क्या किया आपने, इस धातु के टुकड़े को क्या है, एक बैटरी से जोड़ दिया, ये बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से ना। अब बैटरी का अगर टर्मिनल का देखो ये धन सिरा है ना, मतलब समझना इस चीज़ को आप ढंग से। ये धातु का टुकड़ा है, इस धातु के टुकड़े को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा तो धनावेशित सिरा हो जाएगा, ऋण से जोड़ने पर ऋणावेशित सिरा हो जाएगा। धनावेश का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होना, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी इधर की तरफ है ना। और ऋणावेशित का अर्थ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना है, तो आपको पता है इसे, ऋणावेशित का इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना और धनावेशित का इलेक्ट्रॉन की कमी होना। और बेटा धनावेशित को उच्च विभव भी कहते हैं, उच्च विभव कहते हैं, और ऋणावेशित क्या कहते हैं, निम्न विभव कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, उच्च विभव निम्न विभव। बेटा हमेशा रूल है, प्रकृति का नियम क्या है कि जल अपनी अधिक मात्रा से क्या करता है बेटा, कम मात्रा की तरफ जाता है। वायु अपने अधिक दाब वाले स्थान से कम दाब वाले स्थान की ओर प्रवाहित होती है। प्रकृति का नियम क्या है कि कोई भी यहाँ पर जो जल या वायु कुछ भी हो, जल अपनी अधिक मात्रा से, प्रकृति का नियम है कि जल अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाता है या कम मात्रा की ओर जाता है। वायु अपने अधिक दाब वाले स्थान से कम दाब वाले स्थान की तरफ जाती है। तो फिर इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, अपने अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर प्रवाहित होता है। तो इलेक्ट्रॉन अधिक तो मात्रा रखा है बेटा, ये रही इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा से कम, तो इससे इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है। ये इलेक्ट्रॉन दिशा में बना रखे चित्र में, देखो ये चित्र में, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसको थोड़ा जूम करके देखो, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा आ रही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा था इधर कम है। तो प्रकृति का नियम क्या है कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज़ अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ भी जाती है। तो यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन माइनस से कहाँ जाएंगे बेटा, प्लस की ओर ही जाएंगे। सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बेटा, माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, क्योंकि माइनस का अर्थ है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना
और प्लस का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक कमी होना। तो प्रकृति का नियम है कि इलेक्ट्रॉन अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर प्रवाहित होते हैं, इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बेटा बताओ, यहाँ पर माइनस से प्लस की ओर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ये तो बात सही है सही। और जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो आवेश भी गति करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है मान लो, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश है, ऋणावेश है। और जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो आवेश गति करता है, इलेक्ट्रॉन के साथ आवेश भी गति करेगा। और आवेश गति को तो बोलते हैं विद्युत धारा। आवेश गति को क्या कहते हैं बेटा, विद्युत धारा। आवेश गति को बोलते हैं विद्युत धारा। तो बेटा यहाँ पर 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है वो मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। 1 सेकंड में जितना आवेश गुजर रहा है, इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश है। तो इलेक्ट्रॉन का गुजरना मतलब आवेश का गुजरना, और आवेश का गुजरना है प्रवाहित होना है तो धारा कहलाती है। आवेश गति तो धारा कहलाती है। तो 1 सेकंड में जितना आवेश गुजरेगा, जितना आवेश प्रवाहित होगा वो विद्युत धारा कहलाएगी। बेटा विद्युत धारा की दिशा भी यहाँ पर देखो क्या है, विद्युत धारा की दिशा यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर होगी, क्योंकि यहाँ पर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी, प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ पर धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा की विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन की दिशा मान लो AC है, तो धारा की दिशा AC है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस से प्लस की ओर जाता है और धारा यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर जाती है। ये धारा की दिशा है, किसकी है, धारा की, और इलेक्ट्रॉन की दिशा है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर और धारा प्लस से माइनस की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाता है ना। इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में किस गति होती है बेटा, धारा की गति होती है, आपको पता होना चाहिए ना। इसे यहाँ दे भी रखा है मैंने, दे रखा है विद्युत, यहाँ पर विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन गति की विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाएगा तो धारा यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर जाएगी। ध्यान रखना इस बात करते ना बेटा। जहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन धन आवेश होता है वहाँ पर उच्च विभव होता है, और जहाँ पर ऋणावेश होता है वहाँ निम्न विभव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाएगी, मतलब उच्च विभव से कहाँ जाएगी बेटा बताओ, निम्न विभव की ओर जाएगी। उच्च विभव से कहाँ जाएगी बेटा, निम्न विभव की ओर जाएगी। अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाएगी। हालांकि इलेक्ट्रॉन की तो कमी वहाँ पर, तो विभव की बताऊँ तो विभव के हिसाब से है ना, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगी ना। धारा का मात्रक बेटा आपको पता है एम्पियर होता है। हालांकि धारा वारा के बारे में बता रहा मैं समझा रहा हूँ बस आपको ओनली। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो साथ साथ आवेश भी गति करेगा, और आवेश की गति करना है तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, विद्युत धारा होता है, मतलब विद्युत धारा का चालन यहाँ पर होगा। तो बेटा धात्विक चालन विद्युत धारा के चालन कैसे हुआ बताओ, इलेक्ट्रॉन के कारण। किन इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। बेटा ये दो विभव है ना, उच्च विभव निम्न विभव, इनके विभव को अंतर को बोलते हैं विभवांतर। बेटा जब विभवांतर शून्य होता है तो धारा प्रवाहित नहीं होती, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है ये आपको शुरू की वीडियो में। जब विभवांतर शून्य होता है मतलब दोनों विभव बराबर होते हैं तो धारा प्रवाहित नहीं होती है। और अगर मान लो विभवांतर में कुछ ना कुछ अंतर होता है विभव में, जब विभव में कुछ ना कुछ अंतर होता है तो धारा प्रवाहित होती है। तो धारा प्रवाहित यहाँ पर होगी बेटा, इस बात करते ना। लेकिन अगर विभव में बेटा बहुत अंतर होता है, बहुत अधिक, तो विभवांतर का मान ही बहुत अधिक होता है तो धारा भी बहुत अधिक बहती है। ध्यान, ठीक ना, ये बात आप ध्यान रखना। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के आयन से टकराते हैं। बेटा जब ये देखो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, देखो समझना इस चीज़ को, जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो ये देखो धातु आयन से भी टकराएंगे, धन आवेश धातु आयन से टकराएंगे इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे। और धातु आयन से टकराएंगे इलेक्ट्रॉनिक गति कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। धातु में उपस्थित धातु, देखो बेटा जब धातु में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होंगे तो धातु आयनों से क्या होंगे, टकराएंगे। और धातु आयन से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक गति कम हो जाएगी, क्योंकि बीच में धातु आयन आ जाते हैं ना। जैसे इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, बेचारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर, ये बह रहे हैं या प्रवाहित हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक धातु आयन क्या करें, रुकावट उत्पन्न करेंगे। तो इससे इनकी गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। जैसे मान लो आप फुल तेज चल रहे हो और बीच में कोई मान लो यहाँ पर रुकावट आ गई तो आपकी गति धीमी होगी नहीं होगी, होगी बिल्कुल। उस गति धीमी को बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, अवरोध या प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं ना। इस बात का ध्यान रखना, अगर बेटा प्रतिरोध ज़्यादा होगा मतलब इसका ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा यहाँ पर क्या होगी, कम बहेगी, और प्रतिरोध कम होगा तो धारा यहाँ पर ज़्यादा बहेगी। मतलब यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई मतलब धारा,
और 1/R मतलब प्रतिरोध। तो बेटा व्युत्क्रमणुपाती होता है, अगर यहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा यहाँ पर कम बहेगी, क्योंकि बेटा धारा जब बहेगी या इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा, इलेक्ट्रॉन गति करना है तो मतलब विद्युत धारा होना है। विद्युत धारा कब बना है? जब विद्युत वाले इलेक्ट्रॉन की गति के बीच में कौन अवरोध आएंगे? आयन्स के अवरोध आएंगे। तो जब आयन यहाँ पर अवरोध डालेगा तो उससे क्या होगा बताओ बेटा? इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन गति धीमी हो जाएगी और उसमें इलेक्ट्रॉन गति में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी, और इस रुकावट को बोलते हैं प्रतिरोध बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो यहाँ पर धारा की गति क्या होगी? कम होगी। तो बेटा कुल मिला के जब मैंने इस धात्विक चालक में आपको क्या बताया कि धात्विक चालक में धारा का चालन कैसे होता है बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा किस दिशा की विपरीत होती है? इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत होती है। और इलेक्ट्रॉन जब बहेंगे तो उसमें धातु आयन रुकावट उत्पन्न करेंगे, और इस रुकावट को बोलते हैं यहाँ पर प्रतिरोध बोलते हैं ना बेटा। और धातु में कौन सा गुण पाया जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण यहाँ पर धातु में पाया जाता है। बेटा मेरे हिसाब से मैंने बहुत एक एक चीज़ बता दी इसमें आपको क्लियर। अब बात करते विद्युत अपघटनी चालक है ना, अपघटनी। यहाँ पर बेटा जो विद्युत का चालन करेंगे यहाँ पर बेटा एक बात है ना, ठोस पदार्थ है कोई भी, जिसमें आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था, NaCl अपनी ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता, गलित अवस्था या द्रवित अवस्था में विद्युत का चालन करता है। ठोस अवस्था में NaCl विद्युत का कुचालक होता है। ठोस अवस्था में NaCl विद्युत का क्या होता है बेटा? कुचालक होता है ठोस अवस्था में। लेकिन द्रवित अवस्था या गलित अवस्था में विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्योंकि बेटा द्रवित अवस्था गलित अवस्था में इनके आयंस मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त आयनों के कारण ही क्या होता है बेटा? इनमें क्या होता है? विद्युत धारा का क्या होता है? चालन होता है ना। क्या होता है? विद्युत धारा का चालन होता है। क्योंकि बेटा धात्विक चालकों में इलेक्ट्रॉनिक कारण होता है, और यहाँ पर विद्युत अपघटनी चालकों में क्या होता है बेटा? मुक्त गलित अवस्था जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है, आयनों के कारण होता है। जैसे परिभाषा देखो, ये पदार्थ जो गलित अवस्था है जलीय विलयन विद्युत चालक होते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये तो बात सही। जैसे अम्ल, पूरे अम्ल, प्रबल क्षार या लवण, वो क्या होते हैं बेटा? विद्युत अपघट्य होते हैं, और उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। लेकिन जो विद्युत का चालन नहीं करेंगे वे पदार्थ जो गलित अवस्था जलीय विलयन में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं भाई। उनको क्योंकि मुक्त आयन ही होते हैं। जैसे मान लो ये C6H द्वारा O6 ग्लूकोज है बेटा, तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ठोस अवस्था में है ना। इसको अगर द्रव अवस्था में भी लेंगे ना, इसका द्रव जलीय विलयन नहीं बनाएंगे तब विद्युत का चालन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मुक्त आयंस होते ही नहीं है। ग्लूकोज मुक्त आयंस होते ही नहीं है, लकड़ी मुक्त आयंस होते ही नहीं है, कांच मुक्त आयंस होते ही नहीं है, प्लास्टिक मुक्त आयन होते ही नहीं है, यूरिया मुक्त आयन होते ही नहीं है, एल्कोहल मुक्त आयन होते ही नहीं है। शक्कर जितने में एग्जाम्पल उसे मुक्त आयन होते हैं, वो क्या है बेटा? विद्युत का चालन नहीं करेंगे, तो उन्हें बोलेंगे विद्युत अनपघट्य पदार्थ। क्या बोलेंगे? विद्युत अनपघट्य पदार्थ। बेटा ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपको आएंगे तभी पार्ट समझ में आएगा आगे का, क्योंकि बेटा ये पार्ट 1 में भी था, ये सब चीज़ बीच बीच में आती थी। और बेटा देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझे बिना आप पार्ट समझ नहीं सकते आगे का, जो आपके भी आएगी मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, चालकत्व, बहुत सारे टॉपिक आएंगे, तो इसके बिना समझ नहीं पाओगे आप। तो इसमें मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको बड़ा समझ में आ जाए चीज़ें। तो बेटा विद्युत अपघटनी चालकों में जो यहाँ पर विद्युत धारा का चालन करते हैं ना, उसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? आयन जिम्मेदार होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, है ना। और बेटा गलित अवस्था में या जलीय विलयन में जो चालन करेंगे उन्हें बोलेंगे विद्युत अपघट्य। ऐसे अम्ल, क्षार, लवण, ये विद्युत अपघट्य, पर वो भी गलित अवस्था या जलीय विलयन में करते हैं ज़्यादातर। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते बेटा, ठोस अवस्था में क्या होते हैं? आयन बहुत पास पास होते हैं, मुक्त होते हैं नहीं है। ठोस में कण पास पास होते बेटा, तो धारा का चालन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मुक्त आयन, क्योंकि मुक्त होना जरूरी है धारा का चालन करने के लिए। तो बेटा यहाँ पर जो चालन करेंगे वो विद्युत अपघट्य कहलाएंगे, जो चालन नहीं करेंगे उसे बोलेंगे विद्युत अनपघट्य। जैसे शक्कर, ग्लूकोज, ये सब विद्युत अनपघट्य है। विद्युत अनपघट्य जो विद्युत का चालन नहीं करेंगे। विद्युत अपघट्य बेटा दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, ध्रुव विद्युत अपघट्य। मतलब जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या 100% आयनों में टूट जाएंगे, उन्हें तो बोलेंगे क्या बेटा? प्रबल विद्युत अपघट्य। और जो नहीं टूटेंगे उन्हें बोलेंगे ध्रुव विद्युत अपघट्य, या फिर आंशिक रूप से टूटेंगे। जो आंशिक रूप से टूटे, आंशिक रूप से कम मात्रा में टूटेंगे, उन्हें बोलेंगे बेटा दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये तो बहुत सिंपल चीज़ें जो 11वीं में पढ़ लेते हैं आराम से ना। जैसे HCl, NaOH बेटा, ये 11वीं में पढ़ाया भी था आपको पार्ट रासायनिक साम्य में। ये चीज़ें प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये सब बेटा प्रबल अम्ल, ये प्रबल ये अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, लवण है ना।
HCl यहाँ पर देखो हम HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, NaCl लवण है, KCl यहाँ पर लवण है, KOH क्षार है। ये H2SO4 क्या है बेटा, प्रबल अम्ल है, HNO3 प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल यहाँ पर प्रलुद्ध उपघट्ट होते हैं, प्रबल क्षार लवण। दुर्बल क्या होते हैं, जो जल में आंशिक रूप से जलीय में आंशिक रूप से आयनों में टूटते हैं। जैसे दुर्बल, ये दुर्बल अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल जिसे कहते हैं ना, H2CO3, NH4OH, H2BO3। यहाँ पर दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, यहाँ पर बेटा दुर्बल विद्युत अपघट्य के क्या है बेटा एग्जाम्पल है। बेटा बहुत आसान टॉपिक है, पर थोड़ा थोड़ा समझने में से प्रॉब्लम आती है। जो बेटा ध्यान रखना, तो बेटा धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक में अंतर भी एग्जाम में तो नहीं आएगा बेटा, ये सब नोट इन सिलेबस में इसलिए क्योंकि ये आ चुके हैं आपके, भाई इसके बिना आगे समझ में आएगा इसलिए बताना पड़ा है, इसको आपको पूरी तरह सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। धात्विक चालकों में बेटा इलेक्ट्रॉन ही तो करते धारा का चालन, और विद्युत अपघटनी चालकों में आयन करते धारा का चालन। बहुत आसान है बेटा, ध्यान रखना, जब NaCl को आप जलीय विलयन में डुबोते तो यहाँ पर बेटा NaCl के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, NaCl का बीच का बॉन्ड टूट जाता है, NaCl Na+Cl- में बदल जाता है। जब आप NaCl को H2O में घोलोगे, है ना, जल में घोलोगे, जलीय विलयन बनाओगे, तो NaCl के जो बीच का जो बॉन्ड है ना आपस में आयनिक बॉन्ड वो टूट जाता है, ये Na+Cl- से बदल जाता है। तो इसमें रासायनिक क्रिया हुई ना, जब भी तो टूटा ना बॉन्ड, तो यहाँ पर रासायनिक अपघटन होता है, जबकि वहाँ पर धात्विक चालकों में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती। धातुओं में से भी इलेक्ट्रॉन त्यागना गुण होता ही है, तो वहाँ रासायनिक की बात नहीं चली थी, तो इनका विद्युत द्वारा रासायनिक अपघटन नहीं होता, जबकि यहाँ पर रासायनिक अपघटन होता है, ये बात ध्यान रखना आप। बेटा प्रतिरोध कमता वहाँ पर धात्विक चालकों में, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ओनली धन आयनिक बीच में प्रतिरोध अपना लगा रहे थे, जबकि आयनिक में यहाँ पर विद्युत अपघटनी में धन ऋण आयन दोनों भी प्रतिरोध लगाते हैं। तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा का यहाँ पर चालन कम होगा, चालकता कम होगी, चालकता मतलब धारा का चालन। और जहाँ प्रतिरोध, बेटा ये तो पता है, इसे मैंने बताया आपको, प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो चालकता कम होगी, धारा का चालन या चालकता कम होगी, चालकता क्या होगी, कम होगी अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और अगर प्रतिरोध कम होगा तो चालकता अधिक होगी। बेटा प्रतिरोध कम होता है धात्विक चालकों में, क्योंकि धात्विक चालकों में सिर्फ धन आयन यहाँ पर प्रतिरोध में भाग लेते हैं, जबकि आयनिक चालकों में यहाँ पर जो विद्युत अपकर्णी चालक होते हैं उसमें धन आयन ऋण आयन दोनों भाग लेते हैं, इसलिए वहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, और प्रतिरोध ज़्यादा तो यहाँ पर चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें समझ में आएगी तभी आप आगे इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये ध्यान रखना, धात्विक चालक की तुलना में विद्युत अपकर्णी चालक में प्रतिरोध ज़्यादा होता है, धात्विक चालक की तुलना में विद्युत अपकर्णी चालक में प्रतिरोध ज़्यादा होता है। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो यहाँ पर चालकता क्या होगी बेटा, कम होगी, चालकता क्या होगी बेटा, कम होगी, इस बात का आप ध्यान रखना। और बेटा जब ये NaCl को अपन पानी में घोलेंगे तो ये Na+Cl- आयन में टूट जाएगा, रासायनिक क्रिया होगी जब 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 जाके टूटेगा, तो इससे रासायनिक अपघटन भी होता है, इसमें रासायनिक क्रिया द्वारा इसका बंध टूटता है, क्योंकि पर पदार्थों का टूटना ही बेटा अपघटन कहलाता है, पदार्थ का आयन में टूटना कहलाता है, अपघटन कहलाता है, इस बात का ध्यान। विद्युत अपघटनी, अपघटन का टूटना होता है, किसमें, पदार्थ किसमें टूटता है बेटा, आयनों में टूटता है, और आयनों में टूटना क्या कहलाता है, उसका अपघटन कहलाता है। और बेटा यहाँ पर रासायनिक अपघटन होता है, मतलब यहाँ पर इसका बॉन्ड टूटता है, और बॉन्ड टूटना है रासायनिक अपघटन कहलाएगा। तो बेटा ये मैंने आपको अंतर ही बता दिया। बेटा इस वीडियो में इतना ही हो पाएगा, क्योंकि ना ज़्यादा बड़े वीडियो अपलोड नहीं हो पाएंगे, इसलिए इतना ही बना पाऊँगा मैं। अब मैं ज़्यादा वीडियो डालूंगा, बच्चों के क्या, बच्चे भी पूछ रहे थे बार बार कि वीडियो डाला करो, तो मैं रोज़ डालूंगा वीडियो, 2-3 वीडियो डालूंगा मैं, लगभग जल्दी करा दूंगा, पर एक बार बेटा टाइम टेबल दिख जाए ना एग्ज़ाम का, कब होंगे कब नहीं होंगे, क्योंकि बेटा जून में तो फिक्स नहीं आपके एग्ज़ाम होना, जुलाई में भी पता क्या, पर होंगे ज़रूर, तो आप तैयारी करते रहो, है ना। ओके बेटा।